गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार। मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र था बिंदुसार। अब देखिए, बिंदुसार का शासन बताया गया है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। कि जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को अपने जहाँ यूनान के सम्राट सेल्यूकस से राजदूत मिला था, वैसे ही इसको भी एक राजदूत मिला, जिसका प्रश्न बनता है कि बिंदुसार के राज दरबार में कौन आया था। तो एंटियोकस प्रथम ने एक प्रमुख राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाइमैक्स। ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुका है इसका 1 नंबर के अंतर्गत। तो देखिए विस्तार से, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रियोचेट्स भी कहते थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन के कहा गया है। उसने सुदूरवर्ती दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। दिव्य अवदान जो प्रमुख ग्रंथ है, तो दिव्य अवदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमैक्स नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया ताकि राज कार्य में सहयोग कर सके। तो डायमैक्स ने इसके शासन को और मजबूत किया। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस, जो मेलिदितीय के नाम से जाना जाता है, ने डायनेशियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके बाद में बिंदुसार के शासन के बाद में सत्ता को संभाला सम्राट अशोक ने। देखिए, अशोक का जो शासन बताया जाता है 57 ईस्वी से पहले, यानी 273 ईस्वी से लेकर के 232 ईसा पूर्व में इसका शासन रहा है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। दक्षिण भारत से प्राप्त मास की तागुजरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, जिसने प्रमुखतः बिंदुसार को पद से हटा दिया था। अभिलेखों में अशोक देवानिपीय तथा देवानिपीयदर्शी उपाधियों से विभूषित था। वेरी मोस्ट पॉइंट है कि अभिलेखों में अशोक को कौन सी उपाधियां मिली थी। पहली थी देवानिपीय तथा दूसरी थी देवानिपीयदर्शी। ये 2 उपाधियां सम्राट अशोक को मिली थी। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुआकी का भी उल्लेख मिलता है कि सम्राट अशोक के जो लिखे गए अभिलेख थे, पत्रों पर जो बातें लिखी गई थी, इतिहास लिखा था, उसमें उसकी रानी कारुआकी का भी प्रमुखतः उल्लेख बताया गया है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। कि जैसे ही 7 वर्ष का शासन हुआ उसने, तो उत्तर भारत के प्रमुख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के प्रमुख क्षेत्र थे कश्मीर और खोतार, तो इन दोनों क्षेत्रों को इसने जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उसने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है कलिंग युद्ध। कहते हैं कि इस कलिंग युद्ध का वर्ष है 261 ईसा पूर्व, जो सम्राट अशोक ने कलिंग नामक स्थान पर युद्ध किया था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। तो ये कहते हैं कि इस नरसंहार से सम्राट अशोक का मन विचलित हो गया और उसने हमेशा ही युद्ध नहीं करने की कसम खा ली कि किसी भी प्रकार से मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो जिसका ये बताया गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर ये बताया गया है कि वहां नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया था। फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा की कि अब कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत
कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई। श्रमण निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया, जो प्रमुखतः धम्म के नाम से जाना जाता है। धम्म महामात्र जो प्रमुखतः नियुक्त किए जाते थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही होते थे। जिसमें देखिए बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी जो प्रमुख ग्रंथ है जिसने लिखा था कलहण ने, तो कलहण की राजतरंगिणी में हमें उल्लेख मिलता है कि सम्राट अशोक शिव का उपासक था, कि उसने भगवान शिव की पूजा की थी, किंतु उसने जैन धर्म को भी अपने शहरिये में रखा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म में उसने अधिक से अधिक दक्षता हासिल की। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तीस के प्रभाव में आ गया और बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविका के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, जहां लोग आजीविका जीवन यापन कर सके, रह सके। तो उसके लिए उसने पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया, जिनमें देखिए जिनके नाम रखे सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और करण। इसमें सभी जो भी किसी प्रकार से लोग रहने के लिए जीवन यापन करने लगे। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया, जो बिहार में प्रमुख स्थान है बोध गया, जहाँ महात्मा बुद्ध का परम स्थल बताया गया है। तो अपने शासन के 10वें वर्ष में उसने बोध गया में राज्याभिषेक हुआ तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी जो कपिल वस्तु की धम्म यात्रा की। रोमन देई अभिलेख में ये वेरी मोस्ट रहा है और बोर्ड में प्रश्न भी आ चुका है कि कौन से अभिलेख में किसानों का जो कर है 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। तो वो उस अभिलेख का नाम था रोमन देई अभिलेख, वेरी वेरी मोस्ट है। कहते हैं कि उसने वहां भूमि कर जो लगान ली जाती थी, भूमि का जो कर लिया जाता है उसको कहते हैं लगान। तो लगान की जो दर थी 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी, यानी कि पहले राजा किसान के 6 हिस्सों में से 1 हिस्सा लेता था और बाद में उसने 8 हिस्सों में से केवल 1 हिस्सा कर दिया, यानी किसानों की लगान बहुत कम कर दी। अशोक के शिलालेखों में चोल वंश, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य भी बताए गए हैं। राज्याभिषेक के संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा गया है। अब देखिए जिस प्रकार से उसने भेरी घोष से धम्म घोष को अपनाया, तो धम्म क्या होती है कि हमारे जो नैतिक गुण हैं, अच्छे आचरण हैं, उसी ने अशोक को प्रचार प्रसार किया कि जैसे गरीबों पर दया करना, गरीबों की सहायता करना, विश्व कल्याण की भावना रखना, पाप कर्म से निवृत्ति करना, तो ये धम्म से संबंधित रखे गए। वेरी मोस्ट है धम्म क्या है, कि धम्म को विस्तार से समझाइए। तो धम्म क्या है? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है। ये परिभाषा के रूप में नोटेट करने अपने को कि अशोक ने मनुष्य की जो नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन आदर्शों को ही धम्म कहा जाता है। वो आदर्श अनेक हैं जिनकी सूची उनके अभिलेखों में मिलती है। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरी तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार जैसे पाप कर्म में निवृत्ति, ये भी एक आदर्श रहा है। विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। तो ये नैतिक आदर्श हैं जिनको धम्म के रूप में बताया गया है। साधु स्वभाव होना, यानी कि किसी भी प्रकार से जीवों पर दया करना, उसको कहा गया है साधु स्वभाव। कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, यानी बोली में मिठास होना, दया रखना, दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमिकों के प्रति दानशीलता होना,
व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्तें हैं। तो ये नैतिक आदर्श रहे हैं जो प्रमुखतः इसमें दिया गया है कि ये जो विस्तार पूर्वक बताना पड़ता है, तो इन सभी बातों को हमें लिखना पड़ता है। जैसा कि तीसरे अभिलेख के अनुसार धर्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। भब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म, संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। फिर इसी में देखिए सांची, जो अभी वर्तमान में रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, सांची का स्तूप, और सारनाथ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। तो पशुओं के वध पर भी सम्राट अशोक ने रोक लगा दी, और जो इन नैतिक आदर्शों को नहीं मानता है उन भिक्षुओं को बहिष्कृत कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। और धम्म यात्रा कि इन नैतिक आदर्शों के लिए सम्राट अशोक ने यात्राएं की, लोगों को नैतिकता की बातें सिखाई, उन्हीं को यात्रा के रूप में कहा गया है। कि पहले राजा ज्यादातर यात्राएं शिकार करने के लिए करते थे, लेकिन सम्राट अशोक शिकार न करके नैतिक आदर्श की यात्राएं लोगों से मिलता था और उन्हें नैतिक गुण सिखाता था। अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी, जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। कि घूमने के लिए राजा मनोरंजन के लिए जंगलों में जाता था और शिकार करता था, किंतु अशोक ने इसके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया। तो सम्राट अशोक धम्म की सभी नैतिक आदर्शों को लोगों तक पहुंचाता था, स्वयं भी लोगों से मिलता था, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को श्रवण दान किया जाता था। फिर प्रमुख अनुसंधान अनुसंधान एक ऐसा है जिसमें सम्राट अशोक के काल में जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, उनके प्रचार प्रसार हेतु जो यात्राएं की जाती थी, उनको अनुसंधान कहा गया है। अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, रज्जुकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में यानी इतिहास की बातों में अनुसंधान कहा गया है। धम्म महामात्र ये अधिकारी होते थे, धम्म महामात्र जो सम्राट अशोक के काल में नियुक्त किए जाते थे। अब देखिए नियुक्ति के रूप में ये कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो शासन के बड़े अधिकारी होते थे, जिनके प्रमुख कार्य थे जनता में धर्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावासीय कैदियों को मुक्त करना तथा उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि कार्य धम्म महामात्र के होते थे। तो धम्म महामात्र के प्रमुख व्यक्ति सम्राट अशोक के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अभिलेख का विस्तार से दिया गया है कि अशोक एक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से ही प्रजा को संबोधित किया, कि पत्रों पर लिखी गई बातों से ही जनता तक संदेश पहुंचाता था। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा जो डेरियस प्रथम वेरी मोस्ट है, कि अभिलेखों में जो लिखी गई बातें हैं उसकी प्रेरणा, लिखने की प्रेरणा, पत्रों पर लिखने की प्रेरणा उसने ईरानी राजा से ली। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि थी। तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई बातें सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलती है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत जिसमें मनसेरा, शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी है। टोपरा से दिल्ली लागे प्रमुख एक स्तंभ था, जो प्रमुख स्थान था टोपरा। तो टोपरा से एक दिल्ली लाया गया एक स्तंभ था जिस पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण थे।
जिसमें दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। वेरी मोस्ट पॉइंट है कि जेम्स प्रिंसेप ने पर सम्राट अशोक के किस कार्य को विस्तार पूर्वक बताया। तो जो लिखी गई उनकी जो भाषा थी, तो उन अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ताम्रपर्णी जो श्रीलंका की राजा तीस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानीपीय की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था, किंतु अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा था कि सम्राट अशोक श्रीलंका नहीं पहुंच पाए थे। उसका पुत्र महेंद्र ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका पहुंचा था। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है, इसलिए श्रीलंका में बौद्ध धर्मावलंबी लोग सबसे ज्यादा है। जैसे भारत में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं, वैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी ज्यादा हैं। इस धर्म को ज्यादा माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। तो सम्राट अशोक की मृत्यु होते ही इसके बाद में जितने राजा रहे वो सभी कमजोर रहे। अशोक के उत्तराधिकारी था मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विदिन कहा गया है। राजतरंगिणी में और भी उल्लेख है उसके वंशजों का, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि उस समय जलोग कश्मीर का शासक था और तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। कुणाल का पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविका को दान में दी थी। वृद्धरथ अंतिम मौर्य सम्राट था। तो सम्राट के रूप में अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली। कहते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था वृद्धरथ, जिसकी हत्या उसी का सेनापति था। उस सेनापति ने उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की शुरुआत कर दी। तो मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, क्योंकि वृद्धरथ का एक निकट सेनापति था जो प्रमुख है पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात हुआ और फिर शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य प्रशासन के लिए आपको नेक्स्ट दिन विस्तार से बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद।